हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मनी लॉ क्लासेस। मेरा नाम गौतम दीक्षित है। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको पहले बता दूं कि आज का जो न्यूज़पेपर है उसका जो टिल्ट है वो बहुत ज़्यादा इकोनॉमी की तरफ है। इकोनॉमी में क्योंकि क्या हो गया है कि आरबीआई ने अपने रेपो रेट को ट्वीक किया है बाय 40 बेसिस पॉइंट, उसको बढ़ाया हुआ है। तो ओवरऑल अगर हम एडिटोरियल्स भी देखेंगे, ओपेड भी देखेंगे या बाकी न्यूज़ भी देखेंगे तो थोड़ा इकोनॉमी आज हमें थोड़ा सा ज़्यादा करना है। Okay, so we will be focusing on that, and I will take this opportunity to discuss what is repo rate, what is reverse repo rate, what is liquidity adjustment facility। ये टर्म आप बहुत ज़्यादा सुनते होंगे या एग्जाम में बहुत ज़्यादा आता है ये कि दे आस्क यू व्हाट इज़ लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी। ठीक है, इसके दो टूल्स क्या होते हैं, देन व्हाट इज़ मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी, वो क्या होता है, वो अलग कैसे होता है लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी के साथ, इसको आज हम थोड़ा सा देखेंगे। उसके बाद मूविंग नेक्स्ट वी विल आल्सो स्टडी अबाउट द वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स। ओके, नाउ दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स। तो इसमें इंडिया की रैंकिंग जो है वो स्लाइड हुई है, तो हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि रीजंस, पॉजिटिव फैक्टर्स along with that which body releases the world press freedom index for CLAT, AILET and other law entrance exam। इसमें अगर आपको इंडिया का रैंक पता है और कौन सी बॉडी इसको निकालती है, इस रिपोर्ट को रिलीज़ करती है, एक्चुअली अगर इतना पता है तो हमारा काम हो जाता है। बट कुछ फैक्टर्स हैं उसको भी हम देखेंगे। देन और मूविंग ऑन टू द फॉरेन पेज वी विल बी डिस्कसिंग EU प्लान टू बैन रशियन क्रूड ऑयल ओवर द नेक्स्ट 6 months एंड फ्रॉम द फॉरेन अफेयर्स we will be discussing our PM's visit to Nordic states। So let's start। जो पहला इकोनॉमी से जो न्यूज़ आ रहा है, दिस इज इकोनॉमी। सो ओवर हियर इट इज़ बीन रिटन दैट RBI सरप्राइजेज विद 40 BPS रेट इंक्रीज अमिड इन्फ्लेशन अलाव। अब पहले तो आप लोग समझ लीजिए कुछ बेसिक जो ये न्यूज़ को समझने के लिए बहुत ज़रूरी है। RBI इज़ that is the central bank of India। okay, it implements the monetary policy। ठीक है, monetary policy। अब ये monetary policy क्या होता है? monetary policy is the policy which determines the supply of money in an economy। ठीक है, तो ये इसको इम्प्लीमेंट करना मॉनेटरी पॉलिसी का काम है। इसको मॉनेटरी पॉलिसी को डिसाइड कौन करता है इंडिया में? सो इट इज़ द जॉब ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी। इट इज़ द जॉब ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी। ठीक है, अब आरबीआई या मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी आप ले लें, इनका जो टारगेट है दैट इज़ ग्रोथ विद स्टेबिलिटी। द टारगेट इज़ ग्रोथ विद स्टेबिलिटी। ग्रोथ विद स्टेबिलिटी का मतलब हो जाएगा कि हमें ग्रोथ तो चाहिए बट इन्फ्लेशन शुड बी अंडर कंट्रोल। इन्फ्लेशन शुड बी अंडर कंट्रोल। नाउ मैनेजिंग दिस इन्फ्लेशन इज इन द हैंड्स ऑफ आरबीआई। तो आरबीआई का एक फ्रेमवर्क है जिसको कहते हैं इन्फ्लेशन टारगेटिंग। दैट आरबीआई ऑलवेज ट्राइज टू मेंटेन एन इन्फ्लेशन विद इन अ बैंडविड्थ ऑफ 4% ±2%। ठीक है, जिसको कहते हैं इन्फ्लेशन बैंडविड्थ कह लो या इन्फ्लेशन रेंज कह लो। नाउ इफ इट मीन्स दैट फ्रॉम 2% to 6%। ठीक है, ये जो 2% to 6% है ये इन्फ्लेशन रेट है। ये यहाँ पे हम लोग कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स देखते हैं। फाइन, अब अगर कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स अगर 6% के ऊपर चले गया, ओके, या 2% के नीचे आ गया, देन आरबीआई विल फॉलो द मॉनेटरी पॉलिसी टू ब्रिंग द इन्फ्लेशन बैक विद इन द रेंज ऑफ 2% to 6%। ओके, अब अगर हम कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स की बात करें, सो द कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स इट हैज़ राइजन। ठीक है, 6% के मार्क को इसने ब्रीच कर दिया है फ्रॉम लास्ट 3 months। सो नाउ व्हाट हैज़ हैपेंड नाउ दैट आरबीआई विल ट्राई टू कंट्रोल द इन्फ्लेशन। नाउ हाउ द आरबीआई विल ट्राई टू कंट्रोल द इन्फ्लेशन? तो आरबीआई के पास एक टूल होता है दैट इज कॉल्ड एज रेपो रेट। नाउ रेपो रेट, सो दिस इज द रेट एट विच द कमर्शियल बैंक्स दे बोरो फ्रॉम आरबीआई। ओके, सो इसको हम रेपो रेट कहते हैं या बेंचमार्क रेट कहते हैं या पॉलिसी रेट कहते हैं, जो भी आप इसको कह लीजिए। ठीक है, सो रेपो रेट इट इज़ द पार्ट ऑफ लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी, LAF। सो रेपो रेट इज़ द पार्ट ऑफ लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी। LAF में दो टूल्स होते हैं, एक होता है रेपो रेट
एक होता है रिवर्स रेपो। दीज आर द टू टूल्स अंडर लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी। और आरबीआई जो है वो लिक्विडिटी को एडजस्ट करती है इकोनॉमी में बाय इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग द रेपो रेट। नाउ इफ इन्फ्लेशन इज हाई, ठीक है ना, सो आरबीआई विल इंक्रीज द रेपो रेट। ठीक है, फिर से ध्यान रखना, अगर इन्फ्लेशन ज़्यादा है सो आरबीआई विल इंक्रीज द रेपो रेट। ओके, नाउ over here, since the inflation is above the 6% mark, so now RBI has increased the repo rate by 40 basis point। 40 basis point का मतलब आप समझ लीजिए 1% is equal to 100 basis point। ठीक है ना, so 40 basis point का मतलब हो जाएगा 0.4%। so earlier the repo rate was at 4%, now RBI has increased it to 4.4%। the reason for this is the same, citing inflation that was globally rising alarmingly and spreading very fast। okay, so the repo rate increase, this increase has taken for the first time since August 2018। अब ये जो अनाउंसमेंट किया है आरबीआई ने, ये अनाउंसमेंट किया है ऑफ साइकिल मीटिंग में। ऑफ साइकिल मीटिंग मतलब कि ये जो हमारी मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी होती है ये हर 2 महीने पे बैठती है। ठीक है, अभी अभी रिसेंटली इनका मीटिंग हुआ था अप्रैल में, तो इन्होंने रेट्स को होल्ड पे रखा था, मतलब 4% पे ही रेपो रेट रखा था। फिर बाद में कहा था कि देयर विल बी स्टेडी विड्रॉवल ऑफ एकोमोडेटिव पॉलिसी। ओके, एकोमोडेटिव पॉलिसी वाज द पॉलिसी ऑफ द आरबीआई टू ब्रिंग द ग्रोथ ट्रैजेक्टरी at the pre-COVID level in India, but now because the inflation is rising, now RBI has increased the repo rate, मतलब that is withdrawal of accommodation और withdrawal of accommodative policy। क्या इसमें यूक्रेन के वॉर ने कुछ रोल प्ले किया है फॉर इंक्रीजिंग द इन्फ्लेशन? सो डेफिनेटली द यूक्रेन वॉर हैज़ प्लेड द रोल इन इंक्रीजिंग द इन्फ्लेशन, इंक्रीजिंग द इनपुट कॉस्ट। ओके, अगर हम कुछ रीजंस देखेंगे यहाँ पे, तो ये पैराग्राफ इट गिव्स द रीजंस फॉर हाई इन्फ्लेशन इन इंडिया। so if you can see that there is war going on, then there are sanctions imposed on Russia, and there has been shortages. For example, Russia and Ukraine, they are significant wheat exporters, they are not exporting the wheat, so definitely the food price index is also increasing। then there is volatility in commodity and financial markets because of the war। उसके बाद सप्लाई चेन डिसरप्शन है, या जिसको हम सप्लाई डिसलोकेशन कहते हैं, and very high inflationary pressure। now along with this, if you will just see the other rates, that is cash reserve ratio। this is the cash reserve mandated by RBI। मतलब कैश रिजर्व रेशो कैश की तरह रखा जाता है, ठीक है, इसके ऊपर कोई इंटरेस्ट रेट नहीं मिलता है। दिस कैश रिजर्व रेशियो हैज़ बीन इंक्रीज्ड बाय 50 basis point to 4.5%। okay, now this all impact this increase in rate will lead to withdrawal of how much amount of money from the Indian economy, that is rupees 87,000 crore। the next is the standing deposit facility rate। okay, it will become 4.15%, and the marginal standing facility rate and bank rate, they both will be at 4.65%। now what is marginal standing facility? Marginal standing facility is the facility of the RBI where the banks can borrow for the overnight, okay, overnight borrowing by the commercial banks from RBI। normally the rate under marginal standing facility is 1% higher, it is 1% higher than repo rate। ठीक है, 1% higher than repo rate, but since RBI was following the accommodative policy, तो RBI ने MSF की रेट और बैंक की रेट को थोड़ा सा कम रखा था at 4.65%। the next is कि RBI का क्या ऑब्जेक्टिव है, ठीक है, for increasing this repo rate। so achieving the medium term target for consumer price inflation of 4% within a band of ±2%। ठीक है, ये RBI का इन्फ्लेशन बैंड है। the next is president has no role to play in Perarivalan's plea, says Supreme Court। so who is Perarivalan? Perarivalan is a convict in Rajiv Gandhi assassination case, and he had filed the mercy petition। okay,
सो यहाँ पे क्या है कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इफ़ वी रीड द आर्टिकल 161 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन then the governor is bound by the aid and advice given by the Tamil Nadu Council of Ministers. Now in 2018 the Tamil Nadu Council of Ministers, they advised the governor to release Perarivalan, who had already served 30 years of his life sentence. Okay, पर बाद में गवर्नर ने क्या किया कि ये जो मर्सी पटिशन है प्रेसिडेंट को ट्रांसफ़र कर दिया. ठीक है, तो अब एड एंड एडवाइस काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ने क्या दिया था, to release the prisoner. ठीक है, but this case was transferred to president. So the court is saying now that the governor prima facie has no authority to transfer the mercy plea to the president. The next is again inevitable increase, जो हमने अभी डिटेल में पढ़ा हुआ है. Okay, over here if we will just see that it is the same thing what we have discussed. कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं हाईलाइट कर देता हूँ. सम ऑफ द रीजंस ऑफ इन्फ्लेशन, दैट रशियाज इन्वेजन ऑफ यूक्रेन एंड सब्सिक्वेंट वेस्टर्न सैंक्शन ऑन मॉस्को हैव रॉइल्ड द आउटलुक फॉर प्राइजेस ऑन रेंज ऑफ कमोडिटीज़ लाइक व्हीट, एडिबल ऑयल, क्रूड ऑयल, कोल. ओके, दीज आर एक्सटर्नल रीज़न फॉर इन्फ्लेशन. उसके बाद अगर हम इंडिया का अगर देखेंगे तो इंडिया का जो हाउस होल्ड परसेप्शन है और एक्सपेक्टेशन है, ओके, ये RBI का जो टॉलरेंस लेवल है 6%, उससे ज़्यादा है. ओके, द नेक्स्ट इज इम्पैक्ट ऑफ वॉर ऑन द ग्लोबल इकोनॉमी. तो IMF ने प्रेडिक्ट किया है दैट बिकॉज ऑफ दिस यूक्रेन वॉर देयर विल बी स्लो ग्लोबल ग्रोथ इन 2022 और इन्फ्लेशन है वो एक्सेलरेट होगा बाय 2.6 परसेंटेज पॉइंट टू 5.7% इन एडवांस्ड इकोनॉमीज. ओके, and it will be 2.8, it will be rising by 2.8 percentage point in case of emerging market and developed economies. उसके बाद अगर हम देखेंगे कि there are many central banks of developed nations, prominently among them US Federal Reserve. Okay, it is also following the path of policy normalization, which is going to lead to volatility in capital flow and which will add pressure on exchange rate in countries like India. तो इससे क्या होगा कि सपोज़ कि अगर इंटरेस्ट रेट US में बढ़ रहा है बहुत ज़्यादा, ठीक है, तो क्या होगा कि द US मार्केट नाउ विल बिकम मोर लिक्विडेटिव. ठीक है, सो द FIIs, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, दे विल स्टार्ट विदड्रॉइंग देयर मनी फ्रॉम इंडिया एंड स्पेंडिंग इन US. तो इससे क्या होगा, द फॉरेक्स ऑफ इंडिया, okay, it will start decreasing. So what will happen, our exchange rate will rise. Once our exchange rate starts rising, then we will have imported inflation. So ये टर्म मैंने बहुत बार समझाया भी है पास्ट में आप लोगों को. imported inflation का मतलब क्या होता है? imported inflation means that if we are importing something at higher cost, ठीक है ना, सो इट मीन्स वी आर इम्पोर्टिंग द इन्फ्लेशन. फॉर एग्जाम्पल कि अगर क्रूड ऑयल का प्राइस बढ़ गया, ठीक है, अब नाउ वी आर बाइंग द क्रूड ऑयल प्राइजेस एट द हाई कॉस्ट, इट मीन्स डेफिनेटली द इन्फ्लेशन इन आवर कंट्री विल ऑल्सो इंक्रीज. तो दिस टाइप ऑफ टेंडेंसी इज कॉल्ड एज इम्पोर्टेड इन्फ्लेशन. द नेक्स्ट इज इन्फ्लेशन कंट्रोल नीड्स अनदर मॉडल. ठीक है, तो यहाँ पे जो ऑथर हैं दे आर डिस्कसिंग कि एक मॉडल जो है जो फॉलो होता है बेसिक इकोनॉमिक्स पे जो बेस्ड है डिमांड और सप्लाई पे. ठीक है ना, कि अगर इकोनॉमी में डिमांड ज़्यादा है, ठीक है, तो इन देयर विल बी इन्फ्लेशन एंड देन इफ़ यू वांट टू कंट्रोल दिस इन्फ्लेशन, फ्लश आउट द मनी फ्रॉम मार्केट बाय इंक्रीजिंग द इंटरेस्ट रेट और रेपो रेट. ठीक है, बट अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया में there are structural constraints, okay, which leads to inflation, खास करके फूड आर्टिकल्स. ठीक है, नाउ दिस आर्टिकल डिस्कसेस, मैं आपको जिस्ट बता दे रहा हूँ इस आर्टिकल का, कि ये आर्टिकल डिस्कस करता है कि इंडिया में जब से कंज्यूमर स्पेंडिंग जो है वो शिफ्ट हुआ है, लाइक कंज्यूमर्स पहले बेसिक लाइक वीट और सीरियल्स पे ज़्यादा खर्च करते थे. ठीक है, वीट, राइस, इन सब पे. अब बहुत ज़्यादा डाइवर्सिफिकेशन हो गया है फूड बास्केट का. देयर हैज़ बीन डाइवर्सिफिकेशन ऑफ फूड बास्केट. नाउ बिकॉज ऑफ दिस डाइवर्सिफिकेशन ऑफ फूड बास्केट, what has happened is there is more demand of protein,
एंड अदर न्यूट्रिशियस फूड। बट इंडिया में क्या है कि अभी भी हम देखेंगे कि जो एग्रीकल्चर सेक्टर है इट कॉन्सेंट्रेट्स टू मच ऑन ग्रोइंग वीट एंड राइस। ठीक है, बाकी जो ये चीज़ें हैं, ठीक है, इनका प्रोडक्शन अभी भी कम है। सो इन इंडिया इफ़ वी वांट टू control this inflation, there should be structural change in agriculture, which is diversification of agriculture in which state can play a major role. इसका सेकेंड बेनिफिट क्या होगा, जैसे कि वीट एंड सीरियल्स है, जिसकी मोनोकल्चर आप कह सकते हो उसको। ठीक है, तो अगर हम डाइवर्सिफाई करते हैं इसको एग्रीकल्चर को, तो इससे क्या होता है कि एग्रीकल्चर की जो सस्टेनेबिलिटी है वो भी इम्प्रूव हो जाती है। For example, if we grow pulses, so it increases the nitrogen content in the soil, which improves the fertility of the soil. The next is the worrying state of press freedom in India. So अभी recently 2022 एडिशन रिलीज हुआ है प्रेस फ्रीडम इंडेक्स का। विच बॉडी रिलीजेस प्रेस फ्रीडम इंडेक्स, ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में आता है। So don't forget, the name is very interesting. It is Reporters Without Borders. सेकेंड इज कि क्या इंडिया का रैंक इंक्रीज हुआ या डिक्रीज हुआ, कभी कभी ये भी ट्रेंड पूछा जाता है। तो अगर आप देखेंगे कि इंडिया का रैंक डिक्रीज हुआ है। ठीक है, इंडिया इज अर्लियर इंडियाज रैंक वाज 142, नाउ इंडियाज रैंक इज 150। ठीक है, उसके बाद ये जो रैंकिंग के फ्रेमवर्क है, किस बेसिस पे रैंकिंग डिसाइड होता है। So the ranking is based on country's performance in 5 broad categories. These are political context, legal framework, economic context, socio-cultural context and safety of journalist. अब हम पहले से जानते हैं कि इंडिया का सबसे लोवेस्ट रैंकिंग किस में आया है, दैट इज़ जर्नलिस्ट, सेफ्टी ऑफ जर्नलिस्ट कैटेगरी, उसमें इंडिया का रैंक है 163। बाद में इंडिया का सबसे बेस्ट रैंक किस में है, दैट इज़ इन द लीगल फ्रेमवर्क कैटेगरी, दैट इज़ 120। Now friends, the next is again from the economy, the status of GST compensation dues. Now what is the full form of GST? It is Goods and Services Tax. Which constitutional amendment act introduced GST in India? It was 101st Amendment Act. 101st Amendment Act. ठीक है. Now New Zealand was the first country in the world to introduce Goods and Services Tax. Now this goods and services tax, it is an indirect tax, ठीक है, and it includes goods and services tax which were earlier levied by center and states. ठीक है, तो अब यहाँ पे सेंटर जो स्टेट गवर्नमेंट हैं उन्होंने अपने कुछ इनडायरेक्ट टैक्सेस को सरेंडर कर दिया और वो जीएसटी के पार्ट बन गए। ठीक है, अब क्या हुआ कि द स्टेट गवर्नमेंट, देयर वाज लॉस ऑफ रेवेन्यू। ठीक है, देयर वाज लॉस ऑफ रेवेन्यू। नाउ दिस लॉस ऑफ रेवेन्यू वाज टू बी कंपनसेटेड टू स्टेट गवर्नमेंट फॉर 5 years. तो दिस लॉस ऑफ रेवेन्यू इट वाज कैलकुलेटेड बेस्ड ऑन दैट देयर विल बी 14% राइज इन जीएसटी कलेक्शन। तो उसके हिसाब से जीएसटी कंपनसेशन डिसाइड हुआ था। नाउ in order to compensate the state, a compensation cess was levied under GST to fulfill the compensation of states share in GST. okay, तो ये पूरा एक सिस्टम है। so take the important points. देखो पहला पॉइंट है द जीएसटी रिजीम इट envisages doing away with multiple state and central levies to create a simplified tax system for business. Second point is important कि इसका मतलब है कि states they had to give up several taxation powers in the process, okay, and there were revenue losses for the states, so it was assured to them that they will be compensated for the revenue loss for 5 years. Now ये जो compensation था ये कैसे calculate हुआ था? This compensation was calculated by assuming that every year there will be 14% growth in revenue, okay, from the state taxes which were part of GST. ठीक है, अच्छा अब ये जो कंपनसेशन है ये कैसे दिया जाएगा? ये कंपनसेशन के लिए एक कंपनसेशन सेस लगाया गया था। कौन से गुड्स पे? सिन एंड लग्जरी गुड्स, जैसे कि पान मसाला, टबैको, कोल, कार, इनके ऊपर कंपनसेशन सेस लगता है एंड दिस सेस इज़ यूज्ड
टू कंपनसेट द स्टेट्स फॉर देयर रेवेन्यू लॉसेस। उसके बाद अगर हम देखेंगे कि 2021-22 में कितना जीएसटी कंपनसेशन ड्यू है, दैट इज ₹78,704 crore, which is equivalent to 4 months of accruals. The next is the top 3 positions, जैसे कि आता है ना कि who top the world press freedom index. So the answer is Norway. So Norway has topped the world press freedom index, followed by Denmark and then Sweden. Okay. Now Reporter Without Border, it is an international NGO and its aim is to defend and promote media freedom. Where is the headquarter of RSF? It is located in Paris. यूनाइटेड नेशन में इसकी स्टेटस क्या है? सो इट हैज़ अ कंसल्टेटिव स्टेटस विद द यूनाइटेड नेशन. ठीक है. फॉर हाउ मेनी कंट्रीज इट प्रोड्यूसेस द सर्वे और इंडेक्स? दैट इज फॉर द 180 कंट्री. अब प्रेस फ्रीडम का मतलब क्या होता है? दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ प्रेस फ्रीडम? सो जो रिपोर्टर विदाउट बॉर्डर हैं, ओके, इसका जो नाम है रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर, RSF, इसका अगर फ्रेंच में होता है इसका रिपोर्टर्स सैंस फ्रंटियर्स. ठीक है ना. सो इसीलिए इसका जो शॉर्ट फॉर्म है वो RSF है. तो RSF डिफाइंस प्रेस फ्रीडम एज द एबिलिटी ऑफ जर्नलिस्ट एज इंडिविजुअल्स एंड कलेक्टिव्स टू सिलेक्ट, प्रोड्यूस एंड डिसएमिनेट न्यूज़ इन पब्लिक इंटरेस्ट, and it should be independent of political, economic, legal and social interference, and there should be absence of threat to their physical and mental safety. Okay. उसके बाद indicators क्या क्या हैं यहाँ पे? So the indicators are this index is calculated on based on 5 indicators: political context, legal framework, economic context, socio-cultural context and safety. Now see this read news that Moldova and Bulgaria, यहाँ पे ड्रास्टिक इम्प्रूवमेंट देखा गया है. व्हाट इज़ द रीज़न? चेंज इन गवर्नमेंट. उसके बाद रशिया एंड बेलारूस, हियर द सिचुएशन इज़ वेरी बैड. देन द 10 वर्स्ट कंट्रीज फॉर प्रेस फ्रीडम आर म्यांमार, चाइना, तुर्कमेनिस्तान, ईरान, एरिट्रिया एंड नॉर्थ कोरिया. सबसे लास्ट रैंकिंग देखिए नॉर्थ कोरिया की है. ओके. अच्छा, इंडिया के बारे में ये रिपोर्ट क्या कहता है? पहली बात तो देयर इज़ वायलेंस अगेंस्ट जर्नलिस्ट. ओके. देयर इज़ अ पॉलिटिकली पार्टीशन मीडिया एंड देयर इज़ अ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ मीडिया ओनरशिप दैट. ओके. देन इट डिस्क्राइब्स इंडिया एज वन ऑफ द वर्ल्ड्स मोस्ट डेंजरस कंट्री फॉर मीडिया. अब देखिए लीगल फ्रेमवर्क में इंडिया की रैंकिंग 120 थी. तो बेस्ट रैंकिंग इंडिया की लीगल फ्रेमवर्क में आई है. But the report says that Indian law is protective in theory only, but charges of defamation, sedition, contempt of court and endangering national security are increasingly used against journalists who are critical of the government. The next is economic context में. तो it says that Indian media depends heavily on advertising contracts with local and regional government. And see, this is important, and at the national level the central government has seen that it can exploit this to impose its own narrative and is now spending more than ₹130 billion a year on ads in print and online media alone. Now J&K Delimitation Panel Award likely to be notified today. So friends, J&K Reorganization Act 2019 established J&K Delimitation Panel, okay, headed by Justice Ranjana Prakash Desai, and it included Chief Election Commissioner Sushil Chandra as a member, and they are going to release the details of this report shortly. So when the report is released, we will be doing it in detail. The next is talk with Nordic leaders. तो नॉर्डिक कंट्रीज़ होती हैं, उनको नॉर्डिक कंट्रीज़ का मतलब क्या होता है पहले ये समझ लेते हैं. तो नॉर्डिक कंट्रीज़ में डेनमार्क, नॉर्वे, स्वीडन, आइसलैंड एंड फिनलैंड, ये सारे हमारे नॉर्डिक कंट्रीज़ हैं. हमने कल भी डेनमार्क से रिलेटेड न्यूज़ पढ़ा था कि इंडिया एंड डेनमार्क दे हैव साइन द ग्रीन स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप. दे हैव साइन द ग्रीन स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप. ओके. सो अब यहाँ पे बाकी कंट्रीज़ के साथ भी द इंडिया
has hold bilateral talk with Nordic leaders, and the focus area is blue economy, clean energy, IT and innovation. Okay, so there was India Nordic Summit which was organized in Danish capital, that is Denmark capital, that is Copenhagen. The next is highest sex ratio at birth in Ladakh. So if you will just read this, so gender ratio, so top 5 states and UTs, Ladakh is at the top. Okay, highest sex ratio at birth है, ठीक है. So Ladakh is at the top, then followed by Arunachal, Andaman and Nicobar, Tripura and Kerala at 1969. Bottom 5 states में अगर हम देखेंगे तो मणिपुर, दादरा एंड नगर हवेली, गुजरात, हरियाणा एंड देन मध्य प्रदेश. The next is star food ratings. So there is a body under Ministry of Consumer. So that body is called as FSSAI, that is Food Safety and Standard Authority of India. It is a statutory body. It has come out with the system of star food rating system, जहाँ पे क्या होगा कि पॉजिटिव और नेगेटिव कंपोनेंट्स यूज़ किए जाएंगे. जैसे कि पॉजिटिव का मतलब if the food has components like fiber, protein, fruits, vegetables, nuts, legume, so it is positive. Balanced, okay, against other components like energy, sugars, sodium, saturated fat, इसको हम नेगेटिव बोलेंगे. ठीक है. So based on this, star rating system for food products is to be launched. इसको हम क्या कहते हैं? Front of package labeling system, where health star rating system will be proposed. Now this decision is based on the study conducted by Indian Institute of Ahmedabad. Now the experts are saying that instead of following the star rating, why not to follow system like black and white stop symbol which is used in chili, or red warning symbol in Israel for each of the 3 ingredients like salt, sugar and fat. So what is the importance of this warning system? This warning system, they educate the consumers about harmful ingredients which is present in a food product. Okay, so agar if they are aware, they can make good choices. Okay, अब द सेम एक्सपर्ट्स आर सेइंग कि अगर हम हेल्थ स्टार सिस्टम यूज़ करते हैं, इफ़ वी यूज़ हेल्थ स्टार सिस्टम, देन इट कैन बी devious, it can be misleading. Why? Because it is based on algorithm. Okay, now coming to foreign page. So this news is very important. So EU, European Union has proposed phased Russian oil embargo and more sanctions. Okay, तो पहले से EU ने डिसाइड किया है कि इस साल के अंत तक they will be cutting their oil and gas supply from Russia by 2/3. Russia is already the 40% supplier of energy to EU. Okay, but now they are going to decrease it and they are going to phase out in a coming year. So friends, that's all for today. We will meet tomorrow again with a daily Hindu analysis. Till then, have a nice time. Take care. Thank you.